नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10. द 6% डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, राइट। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्या किया, 6% के जो डिवेंचर्स थे 10,000 इशू किए। नंबर ऑफ जो डिवेंचर है वो कितने हैं, 10,000। तो 10,000 डिवेंचर्स इशू किए गए। कितने रुपए पे? एक डिवेंचर का जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, और साथ ही साथ प्रीमियम पे इशू किए गए। मतलब 100 रुपीज़ के तो डिवेंचर थे, पर 10 रुपये की प्रीमियम पे वो इशू किए गए। और आपसे पूछ रहा है कि 6% डिवेंचर अकाउंट जो कि क्रेडिट किया जाएगा वो उसका अमाउंट कितना होगा। क्लियर है? तो पहली बात तो जो इसकी एंट्री होगी, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? हम एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। क्योंकि आपको ये पैसा रिसीव होगा, एप्लीकेशन जब आपने इशू किया तो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो आपके डिवेंचर्स आएंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के रिगार्डिंग पैसे आपके आएंगे। तो कितने आएंगे? 100 रुपये के डिवेंचर्स थे और 10 रुपये की प्रीमियम पे, मतलब 110, है ना। आप जब इशू करेंगे तो 110 रुपये आपको एक डिवेंचर पे आएगा, और 10,000 डिवेंचर, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 110, तो आंसर कितना जाएगा? 11 लाख, ये आपको आएंगे। लेकिन आपसे पूछा है 6% डिवेंचर अकाउंट का अमाउंट बताना है आपको, राइट। तो जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री पास होती है वो क्या होगी कि 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख से। अब उसमें क्या हो जाएगा, डिवेंचर कितने के हैं आपके? तो 6% डिवेंचर हैं सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के, और जो 1 लाख है वो आपका क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है ना। क्योंकि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10,000 कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये आपका प्रीमियम का अमाउंट हो गया। और डिवेंचर कितने के हैं भाई? 10,000, 100 के एक डिवेंचर से, तो 10 लाख के डिवेंचर्स हो गए, और टोटल 11 लाख आपका होगा, जिससे हम आपको सबको अलॉटमेंट करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह से जो आंसर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपीज़, राइट। अब अगर क्वेश्चन में आपसे ये ना पूछता कि 6% डिवेंचर अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, वो अमाउंट बताइए। अगर आपसे प्रीमियम का अमाउंट पूछता तो आपका आंसर 1 लाख रुपीज़ आता, या फिर आपसे बैंक अकाउंट पूछ रहा होता या डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट पूछा था, तब आपका आंसर 11 लाख आता। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उस चीज़ पे ध्यान देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेचुअल डिवेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज, सतत ऋण पत्र को हम क्या और कहते हैं? तो इसका जो निकनेम होता है वो क्या है? इररिडीमेबल डिवेंचर, मतलब ऐसे डिवेंचर्स जो रिडीम नहीं होंगे, राइट। इररिडीमेबल डिवेंचर्स, उन्हीं को हम परपेचुअल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवेंचर होल्डर्स आर, जो डिवेंचर्स जो लोग परचेज करते हैं वो डिवेंचर होल्डर क्या कहलाते हैं कंपनी के? तो पहली बात, क्या वो कंपनी के ओनर होते हैं? नहीं, डिवेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, ठीक है। ना वो कोई वेंडर हैं जिन्होंने कुछ सेल कर रखा है, ना वो कंपनी के डेटर हैं। अगर क्रेडिटर दिया होता कि कंपनी के क्रेडिटर है, क्रेडिटर होता कंपनी, तो हाँ वो आंसर सही होता, क्योंकि कंपनी की वो लाइबिलिटीज़ है, उनको पे करना है। क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटीज़ होते हैं। डेटर क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, जिनसे पैसा मिलना है, राइट। देनदार, ये पैसा आपको देंगे। और क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार, वो पैसा आपसे लेंगे, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। तो अगर ऑप्शन हमारे पास क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होता तो आंसर वो हो जाता, पर वहाँ पे क्रेडिटर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेंडर्स ऑफ द कंपनी, मतलब वो लोग जो कंपनी को ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, डिवेंचर्स होल्डर क्या है? हम कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, और उन्होंने क्या किया? कंपनी को पैसे दिए, उधार दिया है, और इसीलिए तो कंपनी उनको क्या पे करती है? इंटरेस्ट। तो डिवेंचर्स पे जो भी परसेंटेज रहता है, जो प्रीफिक्स लिखा रहता है ना, 10%, 12%, जो भी, उस फिक्स रेट से आपको डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है? एक तरह से डेप्ट है, लोन है आपका, ठीक है। तो ये कौन हो गया? लेंडर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी बात सही है, ठीक है। पहली बात, दे कैन बी इशूड ऑन क्रेडिट, तो क्या उनको उधार पे इशू किया जाता है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आपसे पूछा कि कौन सी बात सही नहीं है, नहीं, कौन सी बात सही है, आपको ट्रू देखना है, ठीक है। फिर क्या है कि दे कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या हम इनको कैश के अलावा किसी और चीज़ की कंसिडरेशन के लिए इशू कर सकते हैं? मतलब हमने कुछ और ख़रीदा है और उसकी जगह पे हमने क्या इशू कर दिया? डिवेंचर। कैश की जगह पे, जैसे डिवेंचर हमने इशू किया और डिवेंचर होल्डर से कैश ले लिया, ये तो हो गया कैश के अगेंस्ट डिवेंचर इशू करना। अदर देन कैश का क्या मतलब हुआ कि हम डिवेंचर इशू तो कर रहे हैं, लेकिन हम डिवेंचर होल्डर से कैश नहीं लिए, कुछ और लिए हैं, अदर देन कैश लिए हैं हम। तो ये बात सही है, यस, ये बात सही है। देख फिर, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। कैन नॉट बी इशूड एज कोलेक्टर सिक्योरिटी,
दे कैन नॉट बी, नहीं, दे कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हम डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया, कैन नॉट, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। दे कैन बी इशूड पार्टली ऑन क्रेडिट एंड पार्टली ऑन इन कैश। तो नहीं, क्रेडिट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्रेडिट पे हम कभी नहीं इशू करेंगे। हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं मतलब हम उधार ले रहे हैं, और उधार ले रहे हैं हम बिना पैसे के, मतलब कुछ भी नहीं, वो भी उधार पे, ये तो बात ही नहीं हुई। तो पहली बात तो क्रेडिट पे डिवेंचर इशू होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, डिवेंचर्स को हम कैसे इशू करते हैं, कैश में भी इशू कर सकते हैं, अदर देन कैश हम एज अ कंसिडरेशन इशू कर सकते हैं, और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं। हम डिवेंचर्स को इन तीनों तरीके से इशू कर सकते हैं। क्लियर है। अदर देन कंसिडरेशन का मतलब क्या है, ये समझ लीजिएगा, जैसे आपने किसी पर्सन से, मतलब किसी से एसेट्स खरीदी, कोई एसेट परचेज करी। अब एसेट्स परचेज की तो आपको पैसे देने हैं उनको, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने उनको क्या किया, अपनी कंपनी के नाम का डिवेंचर इशू कर दिया, राइट। अब वो क्या हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गए, और आपको क्या मिल गई, एसेट्स मिल गई। तो ये हुआ, कंसिडरेशन तो है, पर कंसिडरेशन में क्या है, एसेट्स है, कैश नहीं है। डिवेंचर इशू करके आपने क्या खरीदा है, एसेट्स लिया है। तो इसी को कहते हैं डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेंडर्स आर इशूड डिवेंचर्स ऑफ ₹4,40,000 इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स of ₹5 lakh and liability of ₹1 lakh, then amount of difference will be debited in। तो क्वेश्चन क्या क्या है कि जो विक्रेता है उसने 5 लाख की संपत्ति और 1 लाख के दायित्व के लिए 4,40,000 का डिवेंचर इशू किया, ऋण पत्र निर्गत किया, ठीक है। आपको बताना कि जो डिफरेंस है उसको, उस अमाउंट को हम किस तरह डेबिट करेंगे, ठीक है। डिफरेंस विल बी डेबिटेड इन, डिफरेंस का जो भी अमाउंट होगा वो किस नाम से डेबिट होगा, अकाउंट क्या लिखेंगे उसके आगे, ठीक है। अब पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आप, जैसे अभी हमने कहा ना, अदर देन कैश कंसिडरेशन, तो आप जो है आपने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन जो आपने पे किया, परचेज करने के लिए जो अमाउंट पे की है वो कितना किया है, 4,40,000 का डिवेंचर किया है, ठीक है। डिवेंचर की जो वैल्यू है कितनी है, 4,40,000। और जो आपने उनसे लिया है, उनसे लिया मतलब जिस एसेट्स के अगेंस्ट आपने ये डिवेंचर इशू किया, वो उस एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख की। लेकिन उसके साथ आपको एक लाइबिलिटी भी आई, आपके साथ आपका कुछ दायित्व भी आया, तो वो भी कितने का आया, 1 लाख का। अब बोल रहे हैं कि 4,40,000 आपने डिवेंचर इशू किया, कंसिडरेशन दिया आपने, ठीक है, डिवेंचर के नाम पे, और आपने जो लिया है वो 5 लाख का एसेट्स लिया और लाइबिलिटी ली है। अब डिफरेंस बताइए कितने का। अब ये भी देखिए, क्वेश्चन का ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, तो डिफरेंस अमाउंट भी पूछा जा सकता है, और किस अकाउंट में क्रेडिट होगा ये भी पूछा गया है, ठीक है, मतलब किस अकाउंट में डेबिट होगा ये भी पूछा गया है। सो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहली बात तो कि हमने कितना एसेट्स एक्वायर किया, तो एसेट्स नेट कितना एक्वायर किया हमने, 5 लाख के एसेट्स थे जिसमें से लाइबिलिटीज़ 1 लाख की है ना, तो हमने 4 लाख के एसेट्स एक्वायर किए हैं। और 4 लाख के एसेट्स के लिए हमने कितने का डिवेंचर इनको इशू किया, कंसिडरेशन कितने का है, तो 4 लाख के लिए जो हमने इनको इशू किया वो 4,40,000 का डिवेंचर इशू किया है। क्लियर है। इसका मतलब हमारा डिफरेंस कितने का हुआ, जो हमने एक्स्ट्रा दिया है, हमने खरीदा उनसे ऐसे सिर्फ 4 लाख का, और हमने उनको बदले में जो डिवेंचर इशू करके दिए वो कितने के दिए, 4,40,000 के, 4,40,000 का। इसका मतलब हमने 40,000 एक्स्ट्रा उनको दिए हैं, एक्स्ट्रा डिवेंचर हमने उनके नाम किए हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू के डिवेंचर उनके नाम किए। ये जो 40,000 ने एक्स्ट्रा उनको पे किया है ना, वो क्या हुआ, किस लिए किया, 4 लाख की एसेट्स लेके हम किसी को 4,40,000 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसको उसकी गुडविल के नाम के पैसे दे रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारा 40,000 अमाउंट हम किससे डेबिट करेंगे, गुडविल से डेबिट करेंगे। क्लियर है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, 40,000, किस अकाउंट के नाम से डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुडविल। लेकिन यहीं पे एक चीज़ याद रखें, अगर आपने जो पीसी दी, मतलब परचेज कंसिडरेशन जो आपने दिया वो कम दिया होता, राइट, मतलब आपने क्या किया होता कि एसेट्स खरीदे ज़्यादा के और परचेज कंसिडरेशन कम का दिया, तो क्या होता, तब हमारा आता कैपिटल रिजर्व, है ना। तो इसके लिए एक तरीका होता है याद रखने के लिए, गुडविल कब आएगा, जब परचेज कंसिडरेशन आपका ज़्यादा है, किस चीज़ से ज़्यादा है, जो एसेट्स आपने एक्वायर किया, अगर कोई लाइबिलिटीज़ है उसको लेस कर दीजिए नेट एसेट से। अगर नेट एसेट से आपका पीसी ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने गुडविल के पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए, गुडविल के नाम पे दिए। और आपने अगर कम पैसे दिए तो आपने किस नाम से दिए, कैपिटल रिजर्व, तो हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
When 6% debenture of rupees 1 lakh are issued as collateral security against a loan of rupees 1,50,000, the entry for issue of debenture will be. अब ये कंडीशन क्या है पहले ये समझेंगे. कंडीशन क्या कह रहा है कि आपने 6% के डिवेंचर इशू किए हैं. उस 6% के जो डिवेंचर इशू किए हैं उसका अमाउंट कितना है, 1 लाख का. ठीक है. और वो क्यों इशू किया है, आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे इशू किया है. कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे इशू किया, इसका मतलब कि उसको सिक्योरिटी, जैसे आप कहते हैं आप लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ रखना पड़ता है ना, तो ऐसे ही आपने लोन लिया है. लोन कितना लिया था, 1.5 लाख का. उस 1.5 लाख के लोन के लिए आपको सिक्योरिटी देनी थी और सिक्योरिटी के लिए आपने क्या इशू कर दिया, डिवेंचर. कितने का इशू कर दिया, 1 लाख का. ये 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा का भी हो सकता था, मतलब 1.5 लाख के लोन के लिए आप 2 लाख का भी डिवेंचर इशू कर सकते थे एज अ सिक्योरिटी, और लाख के लोन के लिए आपने 1 लाख का डिवेंचर इशू किया, वो कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है. आपने ज़्यादा का किया कम का किया वो अभी यहाँ पे मैटर नहीं करेगा. आपने डिवेंचर इशू किया, आपको डिवेंचर की एंट्री बतानी है. ठीक है. अब इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं ना तो 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट आता है. एक, हम कोई एंट्री पास ना करें, क्योंकि ये है क्या, कोलेट्रल सिक्योरिटी. ना तो हमको इस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट देना है. 6% डिवेंचर दिख रहा है तो हमें 6% का इंटरेस्ट देना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हमने लोन लिया था. लोन के लिए, लोन में पैसा ले लिया, हमने उधार लिया था तो लोन ले लिया. अब उसके लिए हम सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू करके रखे हैं, तो डिवेंचर के बदले में कुछ मिला तो है नहीं, बल्कि जो लोन लिया था उसके लिए हमने डिवेंचर रखा है. तो हम उस डिवेंचर होल्डर्स को कोई भी इंटरेस्ट पे करेंगे क्या, नहीं. तो जब भी कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू होती है तो कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है. तो एक तो सिचुएशन ये बनती है कि हम कोई एंट्री ना करें. ठीक. तो हम कोई एंट्री ना करें तो कैसे डिस्क्लोजर कैसे होगा, कैसे उसको शो करेंगे, तो डिस्क्लोजर हम सिर्फ करेंगे, मतलब हम सिर्फ बताएंगे अपनी बैलेंस शीट में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि देखिए हमने ऐसा काम किया है, लेकिन उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. ठीक है. हम कोई एंट्री पास करके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. अब डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, तो हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जहाँ पे डिवेंचर्स हमारे जितने भी इशू केयर रखे हैं ऑलरेडी, जब हम डिवेंचर और उसका अमाउंट लिखेंगे ना, तो वहीं डिवेंचर वाले कॉलम में हम लिख देंगे, मतलब पर्टिकुलर में हम डिवेंचर के आगे लिख देंगे कि एडिशन डिवेंचर हमने इशू किया, एडिशनल. तो इन एडिशन हमने डिवेंचर इशू किया है 1 लाख रुपए के. ठीक है, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. तो इन एडिशन डिवेंचर फॉर रुपीज 1 लाख हैव बीन इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. अब ये क्या हो गया, डिवेंचर्स की रियल वैल्यू जितनी की डिवेंचर हमने नॉर्मली डिवेंचर होल्डर्स को इशू किया तो वो वैल्यू वहाँ लिखी जा रही है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है. लेकिन डिस्क्लोजर के लिए हमने पर्टिकुलर में ब्रैकेट में ये लिख दिया कि इतने एडिशनल डिवेंचर इशू किए गए, लेकिन वो कैसे हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी के. और दूसरा, हम जब बैंक लोन जहाँ पे लिखेंगे कि हमने बैंक लोन लिया 1.5 लाख का, वहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कि यहाँ पे कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट है, मतलब अगेंस्ट इसमें क्या रखी गई है, कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी गई है डिवेंचर के नाम की 1 लाख. ठीक है, ये भी हम वहाँ पे लिख देंगे. तो ये क्या हो गया, डिस्क्लोजर हो गया, एंट्री पास नहीं हुई. अब दूसरी सिचुएशन क्या बनती है, हम एंट्री कर दें. ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है. तो अगर हम एंट्री करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली ये डिवेंचर्स है नहीं. ये जब हम कैपिटल में दिखाएंगे डिवेंचर्स, लाइबिलिटी दिखाएंगे, तो हमको इनको नहीं दिखाना है ये, क्योंकि कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर है नहीं जिनको हमको पेमेंट करनी है, रिडीम करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है. हम लोन पे कर देंगे तो हमारा खत्म, डिवेंचर फ्री हो गए हमारे. तो हम कोई ऐसी लाइबिलिटी हमारे ऊपर है नहीं, इसीलिए अगर इसके लिए हमको एंट्री पास करनी पड़ती है तो हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है. तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख. अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे जब हम इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर की जो वैल्यू होगी, जितना हम एक्चुअली इशू किए हैं उतनी वैल्यू में से ये जो हमारा ये 1 लाख का जो हमने सिक्योरिटी के अगेंस्ट रखा है उसमें से हम लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कर, डिवेंचर सस्पेंस करके 1 लाख का. तो हमारा एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी जो नॉर्मल डिवेंचर की है. राइट. मान लीजिए हमने 12 लाख का इशू कर रखा था, अब ये 1 लाख सिक्योरिटी के नाम पे इशू कर दे तो 1 लाख की एंट्री पास हो गई. अब हमारे डिवेंचर के 6% वाले कितने दिखेंगे, 13 लाख के दिखेंगे. तो हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, 13 लाख के डिवेंचर दिखाएंगे 6% के, उसमें से लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख. तो आया कितना, 12 लाख ही आया ना. और पहले वाले केस में जब हम एंट्री नहीं करते तो हम वही दिखाते 12 लाख के डिवेंचर और ब्रैकेट में लिख देते कि हमने एक कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू की है. तो ये याद रखिएगा. ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7,60,000 and liability of ₹80,000 of Y Limited for purchase consideration of ₹5,85,000 payable by the issue of 12% debenture of ₹100 each at discount of ₹10. The number of debenture to be issued will be. क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. इन्होंने क्या कहा कि एबीसी लिमिटेड जो थी उन्होंने वाई लिमिटेड से क्या खरीदा है, एसेट्स खरीदा. तो एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 7,60,000 की. ठीक है. फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने लाइबिलिटी भी खरीदी है. ठीक है, मतलब लाइबिलिटी भी उनके पास आई, कितने की आई, 80,000 की लाइबिलिटी आ गई. क्लियर है.
अब फिर इन्होंने क्या कहा कि पीसी वाई लिमिटेड को जो पीसी पे करनी है वो कितनी करनी है, 5,85,000 की पेमेंट करनी है। ठीक, अब देखिएगा आपसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, देखिएगा इन्होंने नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करना है ये पूछ रहे हैं। ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, डेबिट क्रेडिट होगा, किस अकाउंट से होगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या होगा, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। अगर ये सब पूछते तो आप क्या करते, 7,60,000 में से 80,000 को लेस कर देते, अब जो वैल्यू आई उसको कंपेयर करते पीसी से 5,85,000 से, अब आप दोनों का डिफरेंस निकालते और देखते कि भाई गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। एक तो वो कंडीशन हो गई अगर वैसा पूछा जाता तो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा गया। तो पहली बात तो हमें पहली लाइन को इग्नोर कर देना है। क्या इग्नोर कर देना है कि एसेट्स कितने के खरीदे, लायबिलिटी कितनी खरीदे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम सीधी सीधी बात करें कि आपने परचेज कंसिडरेशन कितने का दिया, 5,85,000 का। क्लियर है, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ डिवेंचर पूछा जा रहा है इसलिए हमको ये याद रखना है। तो 5,85,000 हमको पेमेंट करना है। ठीक, अब 5,50,000 के पेमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने उनको 12% का डिवेंचर इशू किया है। ठीक है, मतलब 12% के डिवेंचर का मतलब क्या है कि 12% की रेट से इनको इंटरेस्ट देंगे। तो हमने डिवेंचर इशू किया, 5,85,000 की पेमेंट के लिए हमने क्या इशू किया, डिवेंचर। और जो डिवेंचर इशू किया वो 100 रुपये के थे और उसको हमने डिस्काउंट पे इशू किया, कितने परसेंट से, 10% के डिस्काउंट से इशू किया। नंबर ऑफ डिवेंचर बताने की कितने इशू होंगे, तो पीसी मेरी कितनी है, 5,85,000। हमने डिस्काउंट कितने का किया है, जो इशू कर रहे हैं डिवेंचर वो 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 10 रुपये हमने डिस्काउंट पे किया। इसका मतलब कितना हो गया हमारा, डिवेंचर जो हम इशू करेंगे एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी आएगी, 90 रुपीज़ की। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करने हैं, पेमेंट 5,85,000 का करना है और एक डिवेंचर की वैल्यू 90 रुपये की रखनी है। तो हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड विल बी 5,85,000 डिवाइडेड बाई 90, कितना आ जाएगा, 6,500 नंबर ऑफ डिवेंचर हम इशू करेंगे। कितने परसेंट वाले, 12% वाले। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मतलब सिर्फ आप देखिए कि आपको कितना का कितना पेमेंट करना है। अब अगर यहीं पे कह देते कि 5,85,000 है, इसमें से हमने 10% कैश पे कर दिया, अब उसके बाद बताइए कि हम बाकी सेम कंडीशन कर देते कि डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, अब नंबर ऑफ डिवेंचर बताइए। तो हम पहले क्या करते, 5,85,000 में से 10% निकालते, उसको लेस कर देते, अब जो रिमेनिंग पीसी आई उतने के लिए तो हम डिवेंचर इशू करेंगे, अब उतनी रिमेनिंग पीसी को 90 से डिवाइड कर देते। क्लियर है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा फिर कर दीजिएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6,500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा लिमिटेड इश्यूड 20,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पार। ठीक है, तो अल्फा लिमिटेड ने 20,000 का डिवेंचर इशू किया है 8% वाले, मतलब 8% की रेट से इंटरेस्ट देना होता, और एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया, और इशू कैसे किया, पार पे, मतलब 10 रुपये के डिवेंचर 10 में ही इशू किए जा रहे हैं। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20% आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद इन डिवेंचर को रिडीम करना पड़ेगा, मतलब इनका पेमेंट कर देना पड़ेगा फुल एंड फाइनल। अब जब पेमेंट करना पड़ेगा तो भले हमने इनको 10 रुपये में इशू किया था, 10 रुपये हमने कैपिटल के रूप में लिए थे एक डिवेंचर से, लेकिन जब हम इनको पे करेंगे 5 साल बाद, वो हमको प्रीमियम पे करना है, कितने पे, 20% पे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वुड बी, ऋण पत्र के शोधन पर हानि की राशि का आप क्या करिए, कितनी हानि की राशि होगी ये बताइए। ठीक है, आपको अमाउंट ऑफ लॉस बताना है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ लॉस पूछ रहा है, कितना पर ईयर राइट ऑफ करेंगे ये नहीं पूछा है, कि पर ईयर राइट ऑफ अमाउंट कितनी होगी वो नहीं पूछा, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस पूछ रहे हैं ये आपसे। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो 8% के डिवेंचर हैं। ठीक है, 8% के डिवेंचर कितने वाले हैं, 20,000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब 2 लाख रुपए के आपके डिवेंचर इशू हुए हैं। कितना पैसा आया आपके पास, 2 लाख। अब 2 लाख को आपको प्रीमियम पे देना है। ठीक है, मतलब जब रिडीम करेंगे, जब इनको पे करेंगे तो आपको 20% प्रीमियम पे देना है। इसी 2 लाख पाए आप 2 लाख और 2 लाख का 20% प्रीमियम, मतलब उतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वही एक्स्ट्रा जो आप देंगे वही तो आपके लिए लॉस होगा ना। तो 2 लाख आप प्रीमियम पे इशू करें 20%, तो कितने पे, 2 लाख के 20% पे, तो अमाउंट कितना आ गया, 40,000। तो आपका ये जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा वही तो आपका लॉस हुआ, तो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर, सो तो अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, 40,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता है कि एवरी ईयर रिटर्न ऑफ वैल्यू कितनी होगी, मतलब लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट आप हर साल कितना दिखाते, तो 40,000 का लॉस था और 5 साल बाद आपको रिडीम करके देना है ना, तो 5 साल तक थोड़ा थोड़ा पैसा करके रिडीम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 40,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका 8,000। तो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट किससे होगा, 8,000 से होगा। 5 सालों तक हर बार आप
आप लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट हर साल कितने से करेंगे, 8,000 से करेंगे। लेकिन उन्होंने आपसे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा वो नहीं पूछा है, उन्होंने अमाउंट ऑफ लॉस पूछा है। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ लॉस पूछा है, इसलिए हम सीधा 40,000 लिख दे रहे हैं। पर अगर अकाउंट कितने से डेबिट होता तो हम लिखते 8,000 से, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे, 5 साल दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान देना होगा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड। तो ऋण पत्र जो मात्र सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जिसको हम सिर्फ दे देंगे और काम खत्म, डिलीवरी हो गई, सिर्फ डिलीवरी से वो हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, निगोशिएबल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, ऐसे डिवेंचर को हम कहते हैं बियरर डिवेंचर, मतलब वाहक ऋण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम। तो जो लॉस ऑन डिवेंचर होता है उसको हम किससे रिटर्न ऑफ कराते हैं। ठीक है, हर साल इसको राइट ऑफ करेंगे ना, जितने साल के बाद आपको रिडीम करना होता है, या इस अगर रिमिशन हो रहा होगा तब। ठीक है, तो ये पूछ रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को जब इशू किया और उस पर जो लॉस हो उसको किससे राइट ऑफ करेंगे, तो वो हम किससे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरली उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से किया जाता है। लेकिन देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो क्या है, कैपिटल लॉस है। कैसा लॉस है, कैपिटल लॉस है। और कैपिटल लॉस को हम किससे राइट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपिटल रिजर्व। अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर होता है हमारे पास तो हम उससे करते। ठीक है, और रिजर्व कैपिटल से नहीं करते। रिजर्व कैपिटल तो वो हो जाता है हमारा जो कि हमने कैपिटल को सेव करके रखा है, अनकॉल्ड, मतलब कि हमने 10 रुपये के शेयर्स थे जिसमें से 8 ही रुपये मंगाए लोगों से, 2 रुपये अभी तक मंगाया ही नहीं। अब वो 2 रुपये हम कब मंगाएंगे, जब हमारा लिक्विडेशन का टाइम आएगा, वाइंड अप होगा तब मंगाएंगे। तो हमने 2 रुपये रिजर्व करके रखा, उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, तो उससे हम नहीं कैपिटल लॉस को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप्स ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड में बी क्लासिफाइड एज। तो रिकॉर्ड के बेसिस पे डिवेंचर को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया। अब रिकॉर्ड के बेसिस का क्या मतलब हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप के डिवेंचर होते हैं, तो उनके बेसिस पे 2 तरह से होते हैं, एक हमारा रजिस्टर्ड और दूसरा हमारा बियरर। एक क्या हो गया, जिनके नाम डिवेंचर्स पे लिखे होते हैं कि ये इनके नाम के हैं। ठीक है, और बियरर जो जिसके भी हाथ में रहेगा, जिसके पास है वो उसका हो जाएगा, तो वो दोनों ही आ जाते हैं आपके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवेंचर्स दैट डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज। ऐसे डिवेंचर जिस पे कोई चार्ज नहीं क्रिएट है, कोई किसी भी एसेट्स के रिगार्डिंग, तो उस तरह के डिवेंचर्स को हम क्या कहते हैं, उस तरह के डिवेंचर्स को हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, क्योंकि ये बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी या कोई चार्ज इनके अगेंस्ट कैरी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। ठीक, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। अ डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, आपसे पूछा सत्य है। ठीक है, तो क्या ऋण पत्र धारक कंपनी का स्वामी होता है, नहीं, ओनर तो वो कभी नहीं होता है। द डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्या ऋण पत्र धारक जो होते हैं वो कंपनी के समापन पर ही अपना पैसा वापस पा सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी ना है कि जब लिक्विडेट होगा तभी आपको आपके पैसे मिलेंगे। ऐसा तो इक्विटी शेयर होल्डर के साथ होता है, अगर पैसा बचा तो आपको मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, है ना। तो या इस केस में ऐसी बात तो नहीं है। डिवेंचर होल्डर्स का अपना टाइम पीरियड होता है कि इतने साल बाद वो रिडीमेबल हो जाएंगे, तो जितने साल बाद होंगे उतने साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो सिर्फ लिक्विडेशन पर ही आप पा सकते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो जो डिवेंचर है उसको हमने इशू किया था डिस्काउंट पे, 100 के डिवेंचर्स को हमने सिर्फ 90 पे इशू कर दिया। पैसा कितना लोगों से लिया, 90 रुपये लिया। और जब वापस करने की बारी आई 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जो भी, तो हमने उसको क्या किया, 110 पे या 120 पे रिडीम किया, मतलब प्रीमियम पे रिडीम किया। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, और रिडीमेबल एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन कौन सा सही है, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है, अ डिवेंचर होल्डर रिसीव्ड इंटरेस्ट ओनली द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल भी नहीं। आप लोन लीजिए और इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो आप बताइए लोन पे इंटरेस्ट आप तभी देंगे जब आपके पास पैसा होगा, बिल्कुल नहीं। लोन लिया है, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा आपको, हर कीमत पे करना पड़ेगा। तो ये बात तो गलत है कि जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर भी क्या है, डेब्ट है हमारे पास, लोन है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन ऑन। तो जो डिवेंचर्स पे, डिवेंचर को इशू करने पे जो लॉस होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं। पहली बात तो कि इस तरह का जो लॉस होता है वो हम क्या करते हैं,
जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वहाँ पे हम चार्ज करते हैं उसको, ठीक है, उसको डेबिट साइड में हम चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड की बात नहीं की, यहाँ पे क्रेडिट साइड बोला है। अगर डेबिट साइड होता तो हम सीधा कर देते उस चीज़ को, तो या तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसमें चार्ज कर देते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कैसा है, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम के हिसाब से देख के बताना, क्योंकि दोनों चीज़ तो क्रेडिट दे दी गई, सी डी ऑप्शन क्रेडिट दे दी गई, जो कि बिल्कुल गलत है, पी&एल अप्रोप्रिएशन में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है। अब हमारे पास ए भी है, इसका मतलब बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल 6 है उसके हिसाब से क्या बताया गया कि लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो होता है वो हमारा कैपिटल लॉस होता है, और उसको हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं, एज अ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके हम उसको दिखा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच आर कैरी द प्रेफरेंशियल राइट एज टू, तो प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं। अब उनको दोनों तरह का राइट होता है, वो अपने डिविडेंड के पेमेंट में भी उनका फिक्स होता है कि भाई इतने परसेंट के प्रेफरेंस शेयर है, तो जितने परसेंट के प्रेफरेंस शेयर हैं उतने परसेंट का उनको डिविडेंड फिक्स है, उतना मिलेगा उनको। और जब वाइंड अप होती है तो उनको रिटर्न भी मिलता है, तो मतलब उनको पहले पे ऑफ किया जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड है 3000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ए लिमिटेड जिनके पास 3000 12% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, और एक कितने के थे, 100 रुपये के, मतलब 3000 शेयर्स और एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये थी, फुल्ली पेड थे, ठीक। अब कंपनी ने इशू किया 25,000 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी, ठीक है। और क्या इशू किया, 1000 14% वाले डिवेंचर इशू किए, जिसकी वैल्यू कितनी थी, एक डिवेंचर की 100 रुपये थी। आपको बताना है कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट में कितना जाएगा, सीआरआर अकाउंट में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो होता है आपका, उसमें कितना पैसा ट्रांसफर होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बात की वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है जो रिडीम होंगे, और हमने उसके लिए नए शेयर्स को कितना इशू कर दिया है। तो 3 लाख थे, माइनस हम क्या कर देंगे 25,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 2.5 लाख, तो आंसर कितना आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ₹50,000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी, तो जब तक कुछ और ना कहा गया हो तो पूर्वाधिकार अंश सदैव कैसा माना जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स को अगर कोई भी स्टेटमेंट उसमें एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, अगर सिर्फ लिखा गया है कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम उसको कैसा मानेंगे, हम उसको हमेशा मानेंगे कि वो कैसे हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल। वो क्यूमुलेटिव है, मतलब उनको उनके डिविडेंड मिलेंगे ही मिलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको मतलब वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे, और नॉन कन्वर्टिबल वो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से उनको इस नेचर का उनको प्रेफरेंस शेयर्स माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी मेंशन इन, तो कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल होता है वो कहाँ मिलता है, कहाँ लिखा रहता है, कहाँ मेंशन करते हैं, तो वो चार्टर डॉक्यूमेंट में करते हैं। और चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनके कैपिटल क्लॉज में हमारा मेंशन होता है कि हमारी कंपनी कितने ऑथराइज कैपिटल के साथ इशू हो रही है, ठीक है। सो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें से कौन सा सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं है, ठीक है, प्रार्थित पूंजी का हिस्सा नहीं है। अब देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है भाई, ऑथराइज कैपिटल हो गई, आपने फिर इशू किया। अब इशूड कैपिटल में से सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया, आपने 1 लाख कैपिटल इशू किया, ऑथराइज ज़्यादा होती है, जितने के लिए आप ऑथराइज हो कि हम कितना कभी भी मंगा सकते हैं। अब आपने लेकिन पब्लिक के लिए इस बार इशू किया कितने का, मान लीजिए 1 लाख का। अब इस 1 लाख में पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया आपसे, तो उसे हम जितना पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए इक्विटी शेयर इशूड टू वेंडर वो भी सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होती है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भाई कन्वर्ट आपके सब्सक्राइब किए गए तभी तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की लिस्ट में आ रहे हैं, तो वो भी आपके क्या हैं, आपके सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। बोनस शेयर भी सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है। क्या नहीं होता है, फॉरफिटेड शेयर्स, सब्जेक्ट टू कि ये री इशू ना किए गए हो, अगर री इशू किए गए तो वो भी बन जाता है, ठीक है। अगर री इशू नहीं किए गए तो फॉरफिटेड शेयर्स कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं बनते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।